जय हिंद आप सभी को। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक हैं और अभी तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो। ठीक है? हम साइंस के अपने आखिरी दौर में हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हमने ऑलरेडी 6 क्लासें कर ली हैं। मुश्किल से 3-4 क्लास में और आपकी बायोलॉजी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी डिटेल में। इनको शॉर्ट में पढ़ना है, वो जा करके अभी वन शॉट पड़ा हुआ है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि कम से कम सीजीएल टियर 2 जो देने वाले बच्चे हैं, वो साइंस बहुत डिटेल में पढ़ के जाएँगे। क्योंकि एक तो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं साइंस के, दूसरा ये है कि 6 से 8 क्वेश्चंस हमने देखा था कि वो पूछे जा रहे हैं। तो 25 में 8 क्वेश्चंस मतलब समझ रहे हो 33% क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। अच्छे से कर लो, डिटेल से कर लो, इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके अलावा जो भी बच्चे 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। 26 में जो भी एग्ज़ाम देना है आपको, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो सीडीएस देने वाले बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम देने वाले हों, उन सबके लिए यही रहने वाला है, ठीक है? और क्लास के बाद मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल देता हूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक कर लिया था, सिर्फ एक सेगमेंट छोड़ा हुआ था जिसका नाम है एनिमल किंगडम, ठीक है? तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था कि क्लासिफिकेशन को कई लोगों ने ट्राई किया बांटने का, ठीक है? मतलब वर्गीकरण करने का। लास्ट में आते हैं विटेकर साहब और हमने याद किया था विटेकर याद रखने का तरीका है व्हाइट, ठीक है? क्या रखने का तरीका याद? व्हाइट। व्हाइट में 5 शब्द है ना, ठीक है? तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिए थे? विटेकर ने। और 5 किंगडम में क्या-क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। हमने ये 4 देख लिए थे, बच गया था एनिमेलिया। तो आज की क्लास में हम पूरे-पूरा एनिमल का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। एनिमल किंगडम को मोटा-मोटी 2 हिस्सों में बाँटा जाता है सबसे पहले। एक होता है नॉन कॉर्डेट और एक होता है कॉर्डेट। क्या होता है सर? जरा समझना। इन दोनों के बीच में ये फर्क लिखा हुआ है। इनके फर्क को जाने उससे पहले थोड़ा सा नोटोकॉर्ड के बारे में जान लो, ठीक है? नोटोकॉर्ड क्या होता है बहुत ब्रीफ में जान लो। तो नोटोकॉर्ड जो होता है, जैसे आपको पता है आज अगर आप एडल्ट हो, बच्चे हो, तो आपके पीठ में पीछे की साइड एक रीढ़ की हड्डी है, ठीक है? उसके अंदर से यह है रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर से ही क्या निकलता है? ये क्या करता है पूरे शरीर को पोस्चर देने में, सीधा रखने में मदद करता है। उसके अलावा इसका काम ये है कि इस रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक स्पाइनल कॉर्ड जाता है जो दिमाग से और पूरे हमारे बॉडी के कनेक्शंस को जोड़ता है, ठीक है? तो बचपन में जब आप क्या कहते हैं एम्ब्रायनिक स्टेज में होते हो, मतलब बिल्कुल लेमन भाषा में कहें तो जब आप माँ के कोख में रहते हो तो वहाँ पर ये तो होता नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं जब आप बिल्कुल छोटे हो, ठीक है? तो उस समय क्या होता है, इसी का जो अल्टरनेटिव है, इसी का जो भाई है, इसी के बदले जो एक पार्ट रहता है उसका नाम है नोटोकॉर्ड। ये सेम काम आपकी गर्भावस्था में करता है, ठीक है? सेम सेम यही काम जो आज रीढ़ की हड्डी कर रही है, मेन एक्सिस कर रही है, वो ये काम करता है। सिंपली समझ गए आप? अब अगर आप प्रोटोकॉल समझ गए हैं तो उसी के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। अब आ जाते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पे। तो एक होता है नोटो नॉन कोडेट और एक होता है कोडेट। कोडेटा वो होता है जिसमें नोटोकॉड प्रेजेंट होता है, ठीक है? नोटोकॉड अगर है तो कोडेटा। अगर नोटोकॉड, कई सारे जीव ऐसे हैं जिनके गर्भाशय में या जो बच्चा गर्भ में है या बाहर भी है, बिल्कुल स्टेज इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती दौर में है, तो उसमें नोटोकॉड नहीं पाया जाता है, तो उनको हम नॉन कोडेट कह देते हैं। इसके अलावा कोडेट के कुछ और फीचर्स हैं। कैसे फीचर्स हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वैसे तो हम पढ़ेंगे लेकिन इतना तो आपको पता ही होगा, 10वीं पढ़ के सारे बच्चे आए हैं, 12वीं पढ़ के सारे बच्चे आए हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, जो दिमाग है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ये 2 चीजें जो होती हैं हमारी डोर्सल साइड में होती हैं। डोर्सल यानी पीछे की तरफ, पीछे यानी पीठ की तरफ, और वेंट्रल का मतलब होता है आगे पेट की तरफ। सिंपल। हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पीछे के साइड होता है, सही बात है, ठीक है? दूसरा ये है कि वो हॉलो होता है, खाली खाली होता है। तुमने देखा होगा रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे ऐसे है, उसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ये खाली एरिया। और सिंगल होता है, एक ही होता है, ठीक है? लेकिन नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तो वेंट्रल साइड होता है, मतलब पेट की तरफ, आगे की तरफ होता है। दूसरा ये है कि सॉलिड होता है, मतलब हॉलो नहीं होता है, खाली नहीं होता है। उसके अलावा डबल होता है, 2 होते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक है फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स
और गिल स्लिट्स और एब्सेंट है। देखो कई सारे ऐसे जीव हैं ना, जैसे आपने देखा होगा मछली वगैरह को, तो जब आप मछली को देखते हो तो आपने देखा होगा उसके गलफड़ के पास यहाँ पर क्या हो जाता है, एक छोटा सा छेद होता है, होल होता है। वो छेद क्या कर देता है, इनको सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, तो ये कई सारे जीव में पाया जाता है। वो सारे जीव कैसे होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं, हालांकि वो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो हार्ट है, कॉर्डेट में हम सब आते हैं, तो अपने आप को एग्जाम्पल में रखो और सारी बातें यहाँ पर सुनते चलो। तो हार्ट जो हमारा है, दिल जो हमारा है, वो किधर है, आगे की तरफ है, वेंट्रल साइड में, जबकि इनमें जो हार्ट होता है वो जनरली पीछे की तरफ होता है, अगर है तो। कई सारे में तो होता ही नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे, मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो पूंछ का हड्डी है, जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल में समझे थे, इवोल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे, जब विकास पढ़ रहे थे, तो उसकी हड्डी आज भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें वो हड्डी नहीं होती है। ठीक है, तो हमने दो बातें समझ ली, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा के बारे में। अब नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को हम अलग अलग से देखते हैं। नॉन कॉर्डेटा को मुख्यतः 10 हिस्सों में बांटा जाता है, 10 इसके वर्गीकरण है। ठीक है, समझना 10 कौन कौन से हैं। एक है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। याद रखने का इसको तरीका है, पोको क्या है रखने का तरीका, पोको सीटी के पास आना, पोको सीटी के पास आना, तो MEH ले आना। ठीक है, जैसे MDH मसाला होता है ना, वैसे MEH ले आना। तो पोको से, पो से क्या हो गया, पोरीफेरा, और को से क्या हो गया, सीलेंट्रेटा। ठीक है, और सिटी से हो गया टिनोफोरा, और पास यानी पी से हो गया प्लेटीहेल्मिन्थिस, और आस से हो गया एस्केल्मिन्थिस। आना, पहले अन से हो गया एनेलिड्स, और आ से हो गया आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और MEH, एम से हो गया मोलस्का, ई से हो गया इकाइनोडर्मेटा, और एच से हो गया हेमिकोडेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपको याद रखने का तरीका, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इनको कवर करेंगे। उसके अलावा आ जाते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में दो हिस्से हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इनको हम अलग से पढ़ेंगे, पहले हम नॉन कॉर्डेटा को खत्म कर देते हैं, फिर हम आ जाएंगे वर्टिब्रेटा पे। ठीक है, सो नॉन कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो उसको क्लासिफाई किया गया है, कई सारे हिस्सों में बांटा गया, उसके लिए कई आधार लिए गए। कौन कौन से आधार है, कि वो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री कैसी है, जर्मिनल लेयर कैसा है, सीलोम क्या, ये सब क्या है, एक एक करके हम समझते हैं जरा। सबसे पहला जो आधार लिया गया वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि कोई अगर जीव है तो वो किस चीज का बना है, क्या वो सिर्फ कुछ कोशिकाओं से बना हुआ है, सेलुलर लेवल का ही है, क्या वो कोशिकाओं से थोड़ा डेवलप है, थोड़ा सा विकास है, विकसित है, और टिश्यू लेवल का है, थोड़ा बड़ा है। उसके अलावा ये है कि अगर थोड़ा और विकसित है और ऑर्गन लेवल का है, या कुछ ऐसे जीव हैं जो ऑर्गन सिस्टम यानी बढ़िया से उनका तंत्र जो है वो तैयार है, अंग तंत्र तैयार है। तो ये चार अलग अलग हो गए ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात आप समझ गए, क्या क्या होते हैं, किसमें होते हैं, हम अभी देखेंगे आगे, तो इसको आप छोड़ सकते हो, निश्चिंत रहो, सब मैं एक साथ करा दूंगा। दूसरा जो आधार लिया गया वो है सिमेट्री का। सिमेट्री में होता है, एक तो नाम है एसिमेट्री, दूसरे का नाम है बाइलेटरल, तीसरे का नाम है रेडियल सिमेट्री। ये नाम से पता चल रहा है, ए मतलब नॉट, और सिमेट्री का मतलब समान देखने वाला। जैसे अब मान लो ये हो गया अमीबा, ठीक है, ये हो गया अमीबा। एक बात बताओ, इसको कहीं से काट के देखो, तुम जहां से काट सकते हो वहां से काट के देखो, क्या ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ सकता है, या चार बराबर हिस्सों में बढ़ सकता है, किसी भी बराबर हिस्सों में इसको आप बांट सकते हो, नहीं बांट सकते। तो ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिसको आप बराबर हिस्सों में नहीं बांट सके, डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम एसिमेट्री कह देते हैं, पहली बात। दूसरा बाइलेटरल, बाई मतलब दो। तो अगर कोई जीव जिसको दो बराबर बराबर हिस्सों में आप देख सकते हो, जैसे ये देखो क्रैब है, ये क्या है, केकड़ा है, इसको आप चाहो तो बीच में से काटो तो दो अलग अलग बराबर हिस्सों में काट कर सकते हो। जैसे हम हो गए, ह्यूमन हो गए, आप चाहो तो बिल्कुल बीच आधा आधा हिस्से में बांट सकते हो हमारे को। ठीक है, तो हम भी बायलेटरल सिमेट्री के हिस्से हैं। एक होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या हो जाता है, जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल बिल्कुल गोल होता है, उसके केंद्र से हर पॉइंट पर दूरी बराबर होती है, बात आपको पता है। तो अगर मान लो ये सर्कल है, और अगर कोई भी लाइन आप खींच रहे हो जो कि सेंटर से होकर के गुजर रही है, मान लो कोई भी लाइन आप खींच रहे हो जो सेंटर से होकर के गुजर रही है, तो एक बात बताओ, जो भी हिस्सा बनेगा, जैसे मान लो ये एक लाइन गया, ठीक है, सेंटर से होकर के गुजरा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। मान लो एक और लाइन खींचा जो सेंटर से होकर के गुजरा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये भी बराबर हो गए। तो जब कोई जीव ऐसा हो जिसको आप उसके सेंटर से होकर के कोई लाइन गुजारें और वो बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड कर दे, तो हम उसको रेडियल सिमेट्री कह देते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री के ये आधार हो गए, सिमेट्री के ये तीन क्लासिफिकेशन हो गए, सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, तो निश्चिंत होकर के आप देख लें। तीसरा होता है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर क्या होता है सर, आपने खूब सुना होगा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। होता क्या है, देखो, जर्मिनल का मतलब होता है किसी चीज को बनाने वाला, और लेयर मतलब ऐसा लेयर जिसने किसी चीज को बनाया है।
तो जब आप गर्भावस्था में होते हैं, तुम्हें पता है कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट बड़ा होकर के क्या बनता है, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो थोड़ा डेवलप होकर के क्या बन जाता है, बेबी बनता है। तो ये जब इम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है ना, तो इम्ब्रायोनिक स्टेज में क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्गन तो नहीं बन जाता है। सबसे पहला ऑर्गन कौन बनता है, जरा बता रहा मुझे, हार्ट बनता है ह्यूमन का, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ ऑर्गन वगैरह तो कुछ बना ही नहीं है, बिल्कुल छोटा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो उस समय क्या होता है ना, जब हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है गर्भावस्था में, तो हम मेनली 3 लेयर में या 2 लेयर में बनना शुरू होता है। अगर कोई जीव जिसका डेवलपमेंट 3 लेयर से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं, और अगर उसका डेवलपमेंट 2 लेयर से स्टार्ट हो रहा है तो डिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, ठीक है। नहीं, इस वाले में क्या है, ए वाले में आप देख सकते हैं ये रेड कलर का जो है ये खाली है, जिसको हम मीसोग्लिया कह देते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही लेयर हैं, जो नीला वाला है वो लेयर है। कौन-कौन सा लेयर है, एक एक्टोडर्म है, बाहर वाले को हम एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाले को हम इंडोडर्म कहते हैं। तो इसमें 2 ही लेयर है, तो ये कहलाता है डिप्लोब्लास्टिक। इस वाले फिगर में आप देख सकते हो कि इसमें 3 लेयर हैं, एक नीला वाला, फिर ये रेड वाला प्रॉपर लेयर है और एक अंदर में लेयर है। तो 3 लेयर हैं, तो इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं। और इंडोडर्म और बीच वाले को हम मेसोडर्म कह देते हैं और बाहर वाले को एक्टोडर्म कह देते हैं। तो ये हो गए जर्मिनल लेयर्स। अब आपको समझ में आ गया कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे होता है, ठीक है। वही बातें यहाँ लिखी गई हैं, उनके क्लासिफिकेशन हम आराम से देखेंगे, सारी बातें देखेंगे, निश्चिंत रहो, कुछ भी नहीं छूटने वाला। चौथा जो आधार लिया गया वो है सीलोम। सीलोम क्या होता है साहब, देखो, सीलोम जो होता है पहला ये कि जैसे मान लो तुम्हारा बॉडी है, तो बॉडी का एक बाहरी हिस्सा है, एक बाहरी हिस्सा है, और एक जैसे मान लो तुम खाना खाते हो तो वो एक रास्ता है, ठीक है। तो ये एक अंदर से दीवार है और एक बाहर से दीवार है। तो अंदर वाले दीवार में और बाहर वाले दीवार में अगर कोई स्पेस है तो उसको भी एक आधार लिया गया, उसको हमने स्पेस को सीलोम कह दिया। सीलोम का मतलब ही स्पेस होता है। तो अगर कोई भी स्पेस नहीं है अंदर वाले रास्ते में और बाहर वाले दीवार में, तो हम उसको एसीलोमेट कह देते हैं। मतलब नॉट और सीलोम मतलब स्पेस, मतलब कोई भी कैविटी नहीं है, कोई भी खाली जगह नहीं है, तो हम उसको कर दे बिल्कुल सॉलिड है। दूसरा है स्यूडोसुलोम। स्यूडोसुलोम में मतलब है कि प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, है लेकिन प्रॉपर नहीं है। सीलोम में होता है कि प्रॉपर स्पेस है, बाहर के दीवार में और अंदर वाले में, दोनों में प्रॉपर स्पेस है। आप यहाँ पर देख सकते हो वही चीजें बनाई गई है। जैसे ये आप देख सकते हो, ये बाहर का लेयर है, ये अंदर का लेयर है, इन दोनों के बीच में ये प्रॉपर ये खाली जगह आपको दिख रहा होगा, तो ये सीलोमेट कहलाता है, ये सीलोम कहलाता है। इस वाले में देखो, सी वाले स्ट्रक्चर पे देखो, सी वाले में आप देख रहे होगे ये बाहर का दीवार है, ये अंदर के 3 दीवार है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एसिलोमेट। और यहां पर देख सकते हो अंदर वाले में जगह 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 भरा हुआ है, तो ये स्यूडोसिलोम प्रॉपर नहीं है। ये बात समझ गए आप। अब आ जाता है हम सेगमेंटेशन पर, पांचवा आधार लेते हैं। सेगमेंटेशन में क्या हो जाता है कि नाम से पता चल रहा है सेगमेंट्स, यानी कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है, डिवीजन बटा। जैसे आपने देखा है अर्थवर्म को, आप देख सकते हो कई सारे इसमें सेगमेंट्स, इसमें हिस्से बांटे गए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी ने कट कर दिया, तो इस हिस्से को हम सेगमेंटेशन कह देते हैं। किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। जैसे अर्थवर्म में होता है, अर्थवर्म में जो होता है उसको मेटामेरिकली सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन कह देते हैं। अब नोटोकॉर्ड के बारे में तो खैर मैंने आपको बता दिया, अगर नॉन कॉर्डेटा है तो उसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, कॉर्डेटा है तो उसमें नोटोकॉर्ड होता है। अब कुछ और आधार लिए गए, जैसे पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्शन। ये 3 आधार लिए गए। कैसे, डाइजेशन, अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, उसी से वो खा सकता है और उसी से वो एक्सक्रीट कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है अपने वेस्ट को, बॉडी वेस्ट को, तो हम उसको इनकम्प्लीट डाइजेशन कह रहे थे, मतलब पूरा नहीं है। और अगर ऐसा कोई जीव है जो एक होल से उसके पास खाने के लिए है और एक होल उसके पास ओपनिंग है जिससे वो अपना एक्सक्रीशन, अपना वेस्ट मटेरियल निकाल सकता है, तो उसको हम कह रहे हैं कंप्लीट डाइजेशन। समझ आ गई बात, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे ही रखो कि जैसे मान लो कि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट से निकला और पूरे बॉडी में फैल गया, पूरे बॉडी में फैल गया, किसी पाइप से नहीं गया, वो किसी नली से होकर के नहीं गया। जैसे हम देखते हैं ना हमारे शरीर में क्या होता है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कई सारे पाइप लगे हुए हैं। तो अगर बिना पाइप के जा रहा है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और पाइप में जा रहा है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में या तो सेक्सुअल हो सकता है या एक्सेक्सुअल हो सकता है, ये भी आपको पता है। उसके अलावा कई सारे ऐसे जीव हैं जिनमें एक ही जीव में दोनों सेक्स पाए जा रहे हैं, मतलब मेल भी फीमेल में, जैसे हमने फ्लावर में देखा था वैसे ही इसमें भी होता है। कई सारे जीव ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो अगर दोनों प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहते हैं, मोनोएसियस, मोनोएसियस कह देते हैं अगर दोनों प्रेजेंट है तो। या हम इसी को दूसरा नाम क्या कह देते हैं, बाइसेक्सुअल,
बाइसेक्सुअल, या इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, वो है हर्माफ्रोडाइट। ये तीनों एक ही होता है जिसमें एक ही जीव में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, दोनों लिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। और अगर ऐसे जीव हैं जिनके सेक्स अलग अलग है, मतलब पुरुष अलग है महिला अलग है, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कह देते हैं। ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर आ जाओ, ये है इंपॉर्टेंट चार्ट। ये इंपॉर्टेंट चार्ट आपके एनसीईआरटी में है। जैसे पहले तो ये याद रखना है कि ये सारे जो हमने लिए ना 7, ये जितने भी क्लासिफिकेशन के लेवल लिए थे उन सबको हमने एक साथ यहाँ पर समराइज कर दिया है। तो पहले देखो, सारे फाइलम को हमने एक साइड लिख लिया। सारे फाइलम को याद रखने का तरीका क्या था, पोको, सिटी के पास आना तो एमईएच ले आना, ठीक है। पोको, पो से पोरीफेरा, को से सिलेंट्रेटा, सिटी से टिनोफोरा, पी से प्लेटिहेल्मिंथिस, एस से एस्केल्मिंथिस, एन से एनेलिडा, आ से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, ई से एकाइनोडर्मेटा, एस से हेमिकोडेटा। कोलेटा को थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर साइड में रखो। अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला वाले में सेलुलर लेवल होता है, मतलब जो पोरीफेरा है वो सिर्फ सेल का बना है। इसके बाद में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ होगा तो वो टिश्यू के बने हुए होते हैं। और उसके बाद में, ठीक है, पहला सेल का, बाकी अगले 2 टिश्यू के बने हुए, और उसके बाद जो आते हैं वो ऑर्गेन और ऑर्गन सिस्टम के बने हुए होते हैं सारे के सारे। पहला समझ आ गया। दूसरा यह है सिमेट्री की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में सिमेट्री बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अगले 2 जो हैं, मतलब सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा, इन दोनों में रेडियल सिमेट्री, मतलब ये दोनों लगभग हर पैमाने पर सेम दिखेंगे आपको। और इसके बाद वाले जितने हैं वो सब एक दूसरे से लगभग सेम दिखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और हाँ, इन दोनों में कैसा दिखता है, इन दोनों में रेडियल सिमेट्री और बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री देखने को हमारे को मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीलोम। तो पहला में एब्सेंट, दूसरा में एब्सेंट, तीसरा में एब्सेंट, चौथा में एब्सेंट, चौथा में एब्सेंट, ठीक है। 4 शुरू में जितने हैं उनमें एब्सेंट होता है। एस खेलमिंथिस में कैसा आ जाता है, स्यूडोसिलोम आता है, मतलब अब हल्का सा आना शुरू हो गया है। इसके बाद जितने आएंगे इन सब में सिलोम होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कितने थे, 4 थे, चारों में एब्सेंट था। इसमें देखो 5 में एब्सेंट होता है। ये जो भी है क्या है, सेगमेंटेशन शुरू के 5 में एब्सेंट होता है। डिवीजन नहीं होते उनके बॉडी पार्ट में, ठीक है। कहाँ तक, एस्केल्मिंथिस तक। कहाँ से स्टार्ट होता है सेगमेंटेशन, एनेलिडा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एनेलिडा में प्रेजेंट होता है और उसके बाद से सब में क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। और फिर बाद में क्या हो जाता है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इन सब में एब्सेंट होता है, ठीक है। सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है आप देख सकते हो, एक तो एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में, ये 3 में प्रेजेंट होता है। समझ आ गई बात, ठीक है। उसके अलावा देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो शुरू में डाइजेस्टिव सिस्टम ये बिल्कुल बेचारा गरीब है, पोरीफेरा, ठीक है ना। गरीब है मतलब बिल्कुल कम डेवलप है, तो इसमें सारी चीजें एब्सेंट ही होती है, कुछ नहीं होता है इसमें, एब्सेंट है। फिर शुरू के 3 जो है इनमें क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जितने इन सब में कंप्लीट डाइजेशन होता है, सब में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। वैसे ही जो सर्कुलेशन में तो शुरू के जो 4 हैं, शुरू के 1 2 3 4 5, ठीक है। तो शुरू के ये जो 5 हैं, इन पांचों में एब्सेंट होता है और उसके बाद जितने इन सब में प्रेजेंट होता है। वैसे ही इसमें देखो, शुरू में जो 6 हैं इनमें प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है और बाकी सब में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो बताओ इनके बॉडी के क्या क्या फीचर हैं, ये हम अलग से देखेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़े। अब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए वहां अगर साफ ना दिख रहा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसलिए मैंने 2 लगा दिए हैं। अब हम नॉन कोडेटा को एक एक को हम देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा की बात करें, यही से क्वेश्चन अभी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। सीडीएस आई थिंक फर्स्ट 2025 में पूछा गया था, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आया था कि पोरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्पंजेस भी कह देते हैं, दूसरा नाम है। दूसरा ये है कि पोरीफेरा के शरीर के ऊपर कई सारे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम ऑस्टिया कह देते हैं, ठीक है। और ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकता है। देखो पोरीफेरा जो है ना सबसे कम डेवलप है, और इसके बाद जितने आएंगे ना वो ज्यादा डेवलपमेंट उसमें देखने को हमारे को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मोटाइल। उसके अलावा इसका जो बाहरी पार्ट है ना, जो बाहरी कवरिंग है वो हार्ड होता है। किसका बना होता है, सिलिकन या कैलकेरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जनरली, या कई सारी चीजों का मिलकर बना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मरीन में पाया जाता है, मरीन वाटर में जनरली प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, साइकोन और यूक्लेप्टेला। पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा पिक्चर पोरीफेरा के। 3 एग्जाम्पल है जो तीनों आपको याद रखने हैं। याद रखने का तरीका है, साइको यूरोपियन आया था भारत में, तो साइको यूरोपियन स्पंज पूरा खा गया। साइको यूरोपियन स्पंज पूरा खा गया, साइको से साइकोन, यूरोपियन यू से,
यूस्पोंजिया और स्पंज से स्पंजिला। ठीक है, तो ये आपको तीनों याद हो जाएंगे। पूरा से पोरीफेरा, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंट्रेटा, या दूसरा नाम है इसका निडेरिया। क्या नाम है? निडेरिया। तो ये पहला ऐसा क्लासिफिकेशन है जो पहला होता है, जो टिश्यू ग्रेड का लेवल का होता है। ठीक है, इससे पहले वाला सेल का बना हुआ था। दूसरा ये कि एक्वेटिक हैबिटेट में, मतलब पानी वाले एरिया में पाया जाता है। तीसरी बात यह है कि डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें, या तो ये कभी झुंड में रहता है, झुंड यानी कॉलोनी में रहता है। ठीक है, तो हम इसको अगर झुंड में रहे तो कोरल्स कह देते हैं, और कोरल इसका एग्जाम्पल है। और एक ऐसा है जो अकेला रहना पसंद करता है, वो है हाइड्रा। ये सब किस में आते हैं? सिलेंट्रेटा में आ जाते हैं। उसके अलावा इसके पास एक स्पेशल सेल होता है, जिसका नाम है नीडोब्लास्ट सेल। क्या नाम है? नीडोब्लास्ट सेल। किस लिए होता है? ताकि अपने शिकार को कर सके। ठीक है, इसके लिए इसके पास नीडोब्लास्ट सेल होता है। एग्जाम्पल है सी एनिमल, जेलीफिश, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रा, सी एनिमल और जेलीफिश इसके एग्जाम्पल है। याद रखने का तरीका है, हाइड्रा सी नदिया किनारे बैठ करके सीन देख रहे थे। ठीक है, हाइड्रा सी नदी किनारे बैठ करके सी देख रहे थे। ठीक है, तो ऐसा आप याद रख सकते हो। हाइड्रा, सी से सी एनिमल और नदिया से निडेरिया। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो। उसके अलावा आ जाओ टीनोफोरा। टीनोफोरा की अगर हम बात करें तो ये देखने में सी वॉलनट की तरह होता है। जैसे आप अखरोट देखे हो ना, तो अखरोट जैसा दिखता है। तो मान लो समंदर में अगर कोई अखरोट हो तो कैसा दिखेगा, वैसा टीनोफोरा दिखता है। ठीक है, या कॉम्ब जेली लाइक दिखता है। ठीक है, ऐसे गोल दिखता है, उसके ऊपर ऐसे धारियां, ऐसे धारी धारी सा बना हुआ होता है। अभी हम देखेंगे। डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसका जो गैमेट निकला, जैसे मान लो ये एक जीव है, ये एक जीव है। हमें पता है कि ह्यूमन में क्या हो जाता है कि आपको अपना स्पर्म जो होता है वो फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट करना होता है, उसको अंदर उसको इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और अंदर में ही फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कई सारे जीव ऐसे हैं जो अपना गैमिट है उसको बाहर रिलीज कर देते हैं, पानी में रिलीज कर देते हैं। वीमेन भी है, फीमेल भी है, वो भी अपना गैमिट बाहर रिलीज कर देती है, और बाहर वाटर पे क्या हो जाते हैं या किसी अलग जगह पर वो फर्टिलाइज कर जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक्सटर्नल यानी बाहरी फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। समझ आ गई बात? इसके ऊपर कॉम्ब प्लेट्स बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि कंघी जैसा किया हुआ हो। 8 कॉम्ब प्लेट्स हैं टोटल। ठीक है, बायोलुमिनेस होता है, ये आपको ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लो। बायोलुमिनेस मतलब रहता है कि इसमें ऐसी बायोलॉजिकल गुण है जिसकी वजह से ये चमकता है, शाइन करता है, अपनी रोशनी होती है इसकी। इसके अलावा ये एक्सट्रीम मरीन हैबिटेट में होता है, मरीन जो वाटर होता है उसमें पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरा है ये, यही है प्लूरोब्रेकिया। आप देख सकते हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 धारियां बनी है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये टीनोफोरा का होता है। ठीक है, अब चौथा होता है प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस को याद रखने का तरीका, प्लेट फ्लैट। ठीक है, फ्लैट वर्म इनका दूसरा नाम होता है। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते, आराम से अकेले अपना जीवन यापन कर सकता है। एक कैटेगरी ऐसा है, जैसे उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। जनरली ज्यादातर ये पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब किसी और के ऊपर रह करके अपना वो पालन पोषण करते हैं ये। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है लिवर फ्लूक। ठीक है, ये दोनों प्लेटी हेलमिंथिस ही हैं, लेकिन इनके अलग अलग गुण हैं। उसके अलावा हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही जीव के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, जिसको आप बाइसेक्सुअल कहते हैं, जिसको आप मोनोशियस कहते हैं। तीनों बात सेम है। इसके अलावा इसमें एनस नहीं होता, मतलब एक ही ओपनिंग होता है जनरली। ठीक है, वन ओपनिंग होता है। और एसिलोमेट होता है, मतलब इसके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेम सेल। फ्लैट, फ्लैट और फ्लेम, एफ एफ एफ। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो एक्सक्रीशन जो ये करता है ना, जो अपने वेस्ट मटेरियल, बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकालता है, उसके लिए इसके पास फ्लेम सेल्स हैं। क्या है? फ्लेम सेल्स हैं। ठीक है, याद रखने का इसको बहुत आसान तरीका है। जैसे प्लेट हेलमिंथिस है, इसको प्लेट से याद रख सकते हो। देखो प्लेट, PLT, प्लेट। तो पी से प्लेनेरिया, एल से लिवर फ्लूक और टी से टेपवर्म। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें प्लेटी हेलमिंथिस की, तो ये आप देख सकते हो, ये तीनों एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म। टेपवर्म जो होता है एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है टीनियसिस। क्या नाम है? टीनियसिस। ठीक है, अब आ जाते हैं एस्केलमिंथिस पर। एस्केलमिंथिस की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम है नीमाटोड्स। क्या नाम है? नीमाटोड्स। इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, यानी बेलनाकार होती है। उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी सेगमेंटेशन, कोई भी डिवीजन नहीं होता है। और ये जनरली कहाँ होता है? एक ऐसा इसका प्रजाति है जो कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। कल मैंने आपको क्लास में कराया था कि पिनवर्म इसको हम कह देते हैं। क्या कहते हैं? पिनवर्म कह देते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे आंत में प्रेजेंट होता है। और ये पैरासाइटिक होता है। ऑब्वियस बात है, जब अंदर रह रहा है तो पैरासाइटिक होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसके पास खाने पीने का
जो रास्ता है और निकालने का एक्सक्रीट करने का जो रास्ता है वो कंप्लीट होता है स्केलमिंथिस में। इसका एग्जांपल राउंड वर्म भी होता है, जो आपके दांत वगैरह खुजली करते हैं ना, वो भी इसके एग्जांपल होते हैं। अच्छा, इसके पास एक्सक्रीशन करने के लिए, अपने पार्ट्स वगैरह बाहर निकालने के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया नाम का एक पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें होता है? एस्केलमिंथिस में। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम, तो आप लिख सकते हो उसको एस्केलमिंथिस। इसके एग्जाम्पल याद रखने का अच्छा तरीका देखो, एस्क, एस्क तो एस्केरिस। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक उचरेरिया, उचरेरिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। क्या नाम है उसका पूरा? बैनक्रॉफ्टी, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो ये उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो होता है ये फाइलेरिया कॉज करता है। जो फाइलेरिया आपने देखा होगा जिसको हम हाथी पाँव कह देते हैं, वो बीमारी ये कॉज करता है। स्टार मार्क कर लो, यही पूछा जाता है उचरेरिया, तुमसे भी पूछा जाएगा। उचरेरिया ही है जो फाइलेरिया कॉज करता है। ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो। ये यूनिसेक्सुअल पाया जाता है, यूनिसेक्सुअल पाया जाता है, और ये पैरासाइटिक होता है, मतलब किसी के ऊपर रह करके अपना पालन पोषण करता है। इसके पास स्यूडोसिलोम होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जितने आएंगे उन सब में सिलोम होगा। और एक ऐसा एस्केलमिंथिस जिसका नाम है एंटेरोबायस। एंटेरोबायस का दूसरा नाम है पिनवर्म। आपको कल बताया था क्लास में, यही जो होता है कहाँ होता है? हमारे या तो इंटेस्टाइन में होता है, या छोटे जो बच्चे होते हैं उनके एनस वाले पार्ट में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं छठे पार्ट पर, वो है एनेलिडा। एनेलिडा की बात करें तो एन्यूलस बॉडी होता है। ठीक है, एन्यूलस बॉडी। एन्यूलस मतलब ऐसे ऐसे रिंग बने होते हैं उस पर। जैसे एनेलिडा याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, आप अपने सामने अर्थवर्म को इमेजिन करो। अर्थवर्म को अगर आप देख पा रहे हो तो एनेलिडा आसानी से समझ पाओगे। अब आपको जो जो उसमें महसूस हो रहा है, जो जो आप देख पा रहे हो, या पिक्चर निकाल के रख लो। ठीक है, बस वो सारी बातें यहाँ लिख दो। जैसे आपने देखा होगा कि अर्थवर्म होता है, उसके ऊपर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, सही बात है। उसके पास क्या हो जाता है? ट्रू सिलोम होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, और ट्रिपल ब्लास्टिक होता है। तुम्हें पता है कि उसको दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, और ट्रिपल ब्लास्टिक होता है। इसके अलावा इसके पास आरबीसी और नर्वस सिस्टम दोनों होता है, मतलब अब डेवलपमेंट शुरू हो गया है। अब आरबीसी होगा तो इसका ब्लड कैसा होगा? रेड होगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा ये जो रेस्पिरेशन सांस लेता है वो स्किन और गिल दोनों से ले सकता है। और इसके पास चलने के लिए सेटी नाम का एक पार्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे रेंग रेंग के चलता है ना, अर्थवर्म। ठीक है, तो वो, और इसके पास एक और बात याद रखना है, जैसे एनेलिडा है ना, तो नाम से ही ध्यान रखना कि नेफ्रीडिया नाम का एक पार्ट होता है जिससे एक्सक्रीट करता है, अपने पार्ट को बाहर निकालता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। ये यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल भी होता है। एग्जाम्पल है इसके कौन? अर्थवर्म, नेरीज और लीच। अर्थवर्म, नेरीज और लीच, ईएनएल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अर्थवर्म के पास जो होता है ना, 4 पेयर हार्ट होता है। नकली हार्ट होता है, दिखावे का हार्ट होता है, सूडो हार्ट होता है, ये ध्यान रखना आपको। लीच मतलब आपने देखा होगा जोंक, जोंक जिसको कह देते हैं। ठीक है, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। अब आ जाओ जो आर्थ्रोपोडा पे। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन में। तो आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे पहली बात। दूसरा ये है कि इसके जो पैर होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, और 3 पेयर्स होते हैं, 6 लेग होते हैं। कितने होते हैं? सब में 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, ज्वाइंटेड मतलब जैसे आप आर्थ्रोपोडा देख रहे हैं तो आप एक कॉकरोच देखना, बस कॉकरोच को ध्यान में रखो, उसका पिक्चर ध्यान में रखो, बाकी जो बातें आपको दिख रही है उसमें वो सारे आर्थ्रोपोडा के गुण हैं। तो आप जब कॉकरोच पलट जाए ना कभी, या मार के पलट देना, और उसको देखना ऐसे पीछे से देखोगे तो उसको दोनों पाँव जो होते हैं, ऐसे 6 पाँव होते हैं, ये अंदर से दोनों पाँव जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइंटेड लेग होते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े आते हैं जनरली, उनके पाँव ऐसे जुड़े हुए होते हैं। इनके सीलोम में एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, ब्लड भरा होता है, जिसको हम हीमोसील कह देते हैं। ये जनरली कॉकरोच में पाया जाता है। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ओपन होता है। ठीक है, कैसा होता है? ओपन होता है। इसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इनके बॉडी भी सेगमेंटेड होता है, मतलब उस पर ऐसी धारियां देखने को मिलती हैं। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब आपने देखा होगा कॉकरोच का ऊपर वाला पार्ट हार्ड होता है, ठीक है, पंख होता है उसके, तो वो काइटिन का बना हुआ होता है। और इसका जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। उसके अलावा इसके पास कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे ट्रैकिया नाम का एक ऑर्गन होता है, बुकलंग होता है, बॉडी सरफेस होता है। ये सब रेस्पिरेशन में इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में इसको हेल्प करते हैं। और एक्सक्रीशन के लिए मालपीजियन ट्यूबुल, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो कि मालपीजियन ट्यूबुल नाम का एक पार्ट होता है जो इनको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लो आर्थ्रोपोडा से, जैसे मक्खियाँ जितनी होती है ना वो सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। उनके जो भी मक्खी है उसके 5 आंखें होती हैं। इंसेक्ट जो होते हैं उनके 6 पैर होते हैं और 4 विंग होते हैं, ये ध्यान रखना। कॉकरोच के 13 चैम्बर हार्ट होता है, स्टार मार्क कर लो। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, 11th के एनसीईआरटी में।
कॉकरोच का जो ब्लड होता है व्हाइट होता है, जिसको हम हीमोलिम्फ कह देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये सारे जितने कीड़े मकोड़े आते हैं, और ये स्कॉर्पियो जिसको आप बिच्छू कह देते हो, ये भी आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। ये जो झिंगुर है, ये प्रॉन है, प्रॉन इंपॉर्टेंट है। प्रॉन लोगों को लगता है कि नहीं इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो प्रॉन भी आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। और ये टिड्डा हो गया, ये बटरफ्लाई हो गया, सब आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं, ठीक है। मोलस्का की अगर हम बात करें तो मोलस्का सॉफ्ट, और मोलस्का याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, तुम सिंपल एक ऐसे घोंगा जानते हो ना, घोंगा स्नेल, ठीक है, बस घोंगा को ध्यान में रखो और जैसा जैसा वो दिखता है बस उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखो, तो आप मोलस्का को समझ जाओगे। उसका बॉडी अंदर से देखोगे तो सॉफ्ट होता है और लिटिल उसमें हल्का हल्का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, धानियां देखने को मिलती है। ऊपर से देखा होगा घोंगे के ऊपर एक हार्ड सरफेस होता है, कैल्केरियस शेल होता है, ठीक है। और इसके पास एक किडनी जैसा ऑर्गन देखने को मिलता है, जो क्या करता है, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। मतलब अब थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ गया है। अब उसके अलावा इसकी जो सीलोमिक कैविटी है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, जो खाली स्पेस था वो कम होने लगता है, ठीक है। और इसके पास चलने के लिए पैर होता है, फुट होता है। ये आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, और इसका ब्लड जो होता है ब्लू होता है, इसलिए इसको हम हीमोसाइनिन कह देते हैं, ठीक है, हीमोसाइनिन कह देते हैं। और हीमोसाइनिन के कारण ही इसका ब्लड ब्लू होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो रेस्पिरेशन लेता है, सांस लेता है, इसके लिए इसके पास या तो गिल है, गलफड़ है, या फिर टिनिडिया नाम का एक पार्ट होता है जिससे ये सांस ले सकता है। इसके एग्जाम्पल है कॉस्पू। कॉस्पू मतलब सी से काइटोन, ओ से ऑक्टोपस, एस से स्नेल, और फिर एस से स्क्विड, पाइला और यूनियो। कॉस्पू याद रखना है आपको। अब ये आप सारे देख सकते हो, ठीक है, ऑक्टोपस, काइटोन, ये सारे सारे इसके एग्जाम्पल है। ऑक्टोपस का दूसरा नाम डेविल फिश होता है, उसमें एक से ज्यादा हार्ट होते हैं। स्क्विड जो होता है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उन सब में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे जीव जिसमें वर्टिब्रा नहीं है, पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं है, ठीक है, तो वो सारे में सबसे बड़ा स्क्विड होता है। अब इसमें भी दो है, एक जायंट स्क्विड है जो साइज के बिहाफ पर, साइज के बेस पर सबसे बड़ा है, और एक है कोलोसल स्क्विड जो कि वजन के हिसाब से सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें, नौवां श्रेणी जो है वो, उसमें उसका जो बॉडी होता है वो स्पाइनी होता है, कांटेनुमा होता है, कांटेदार होता है, जिसको हम हेजहॉग भी कह देते हैं। और ये फ्री लिविंग होता है, मतलब खुद अकेले रहता है, कहाँ, मरीन वाटर में, खारे पानी में रहता है, ठीक है। और वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम, मतलब अंदर में इसके पानी को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए एक पूरा का पूरा ट्यूब सिस्टम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, रीजेनरेशन कैपेसिटी, मतलब जैसे अगर इसका कोई पार्ट टूट जाए, कट जाए, कोई खराब हो जाए, तो उसको वापस से ये दोबारा बना सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका बाहरी पार्ट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और इसके एग्जाम्पल है सी स्टार, सी अर्चिन, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। सी ककम्बर, जिसमें भी सी देख रहे हो आप, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सी अर्चिन, सी अर्चिन का दूसरा नाम है अरिस्टोटल का लालटेन। क्या कहते हैं? अरिस्टोटल का, अरस्तु का लालटेन। इकाइनोडर्मेटा के सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एंटीडॉन, होलोथूरिया, ठीक है, इकाइनस, अस्टीरिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब आ जाता है 10वां नंबर, वो है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में एक खास बात है, ये पहले कोडेटा के अंदर ही था, बाद में इसको अलग बना दिया गया, ठीक है। ये वर्म लाइक होता है, मतलब एक कीड़े जैसा होता है देखने में। और ये कहाँ पाया जाता है? ये भी मरीन में ही पाया जाता है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, बेलनाकार इसका शरीर होता है, और रेस्पिरेशन करते हैं किससे? गलफड़ से, ठीक है, गिल्स बने हुए हैं। इसके पास एक प्रोबॉस्किस नाम का ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि इसको हेल्प करता है एक्सक्रीशन करने में, यानी अपने वेस्ट को, अपने बेकार पदार्थ को बाहर निकालने में। इसके अलावा और भी पार्ट है इसमें, कॉलर और ट्रंक इसके पार्ट होते हैं। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी बाहर होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है ब्लेनोग्लोसस। ब्लेनोग्लोसस को ही आपको ध्यान में रखना है। और साइकोग्लोसस भी है, मतलब जिनमें ग्लोसस लगा हुआ सारे हेमिकोडेटा के एग्जाम्पल होते हैं। अब हमने देख लिया कॉर्डेटा, अब हम आ जाते हैं कॉर्डेट्स पर। कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। हमने देखा था नॉन कॉर्डेट्स को 10 हिस्सों में बांटा था, वैसे ही कॉर्डेट्स को पहले दो हिस्सों में बांटेंगे। पहले का नाम है प्रोटोकॉर्डेट और दूसरे का नाम है वर्टिब्रेट। एक एक करके दोनों को समझते हैं। प्रोटोकॉर्डेट मैंने आपको बताया था, प्रोटो शब्द जहां भी आ जाए, प्रो शब्द जहां भी आ जाए, उसका मतलब होता है पुराना। इंग्लिश में कहते हैं प्रीमेटिव, प्रीमेटिव मतलब पुराना। तो ये ऐसे कोडेटा हैं जो बहुत पुराने हैं, तो पुराने हैं तो कम डेवलप होंगे, कम विकसित होंगे। तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा इनके शुरुआती स्टेज में, कुछ स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बाद में कई जगह में कई जैसे जीव हैं जिनमें नोटोकॉर्ड हट जाता है, खत्म हो जाता है। ये भी मरीन में रहते हैं और इनके पास एक सिंपल नर्वस सिस्टम होता है शुरुआत। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, हर्डमेनिया, ये सारे एम्फियोक्सेस इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके दो सब फाइलम्स है, सब ग्रुप्स हैं, एक है यूरोकॉर्डेटा, एक है सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो शुरुआत में रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। सिफेलोकॉर्डेटा ऐसा है, प्रोटोकॉर्डेटा का ही टाइप है, जिसमें नोटोकॉर्ड पूरे के पूरे लाइफ में देखने को मिलता है। अच्छा,
अब आ जाते हैं वर्टिब्रेटा पे, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। वर्टिब्रेटा की बात करें तो सबसे पहली बात तो तुम्हें पता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यही जाकर के वर्टिब्रल कॉलम बनाता है और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके पास क्या हो जाता है, डोर्सल नर्वस कॉर्ड होता है, मतलब पीछे की तरफ नर्व कॉर्ड लगा है, स्पाइनल कॉर्ड लगा हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और इसके गलफड़ के पास में एक पाउच होता है, जैसे तुमने देखा होगा मछली वगैरह को, ठीक है। ट्रू सिलोम होता है और बायलेटरल सिमेट्री होता है, हम सब में क्या हो जाता है, बायलेटरल सिमेट्री है, तो सारे वर्टिब्रेटा में आ जाते हैं हम सब। और ये हाईली डेवलप होता है, जितने हम लोग हैं ना, या मछलियां हो गई, ये हमारे मछलियां हो गई, पंछियां हो गई, पशु हो गए, सारे सारे हाईली डेवलप है, इनमें पूरा का पूरा अंग तंत्र है, ठीक है। अब इस वर्टिब्रेटा को ना 6 मुख्य क्लासेस में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? 2 ईयर है, कौन है, साइक्लोस्टोमेटा और पाइसेस, और 4 ईयर है। अच्छा, मैंने 2 एक साइड और 4 एक साइड क्यों लिखा है? क्योंकि ये कहलाते हैं एगनेथोस्टोमेटा। क्या कहलाते हैं ये? एगनेथोस्टोमेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने लिखा होगा, क्या कहलाते हैं ये? ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा कहने का मतलब है, ये मतलब नॉट, और ग्नेथोस्टोमेटा मतलब ऐसा है कि ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिनका कोई गलफड़ ना हो, जौ ना हो, जबड़ा ना हो, ठीक है। तो जबड़ा नहीं होता तो एग्नेथोस्टोमेटा, और अगर जबड़ा है तो ग्नेथोस्टोमेटा। तो वही बात यहाँ पर समझनी है आपको, इन दोनों में जबड़ा नहीं होता है, बाकी इन 4 में जबड़ा होता है, जौ होता है, इसीलिए मैंने इनको 4 को एक साइड लिखा और 2 को एक साइड लिखा। अब एक और बात समझ लो, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में क्या फर्क होता है, ये आपसे आगे मैं लिखूंगा, बोलूंगा, तो फिर आप समझने में आसानी होगी। वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, या दूसरा नाम इसका होता है इंडोथर्मिक। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या दूसरा नाम होता है एक्टोथर्मिक, ठीक है। क्या नाम होता है उसका? एक्टोथर्मिक। अब देखो, थर्म शब्द है, थर्म मतलब टेम्परेचर या हीट से रिलेटेड है, इतना तो समझ आ रहा है। अब होता क्या है समझना, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद से मेंटेन कर सकते हैं, खुद से उसको सेटल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर तुम खुद को ले लो, जैसे क्या हो जाता है, गर्मी के दिन में तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कुछ अलग है, बाहर में काफी धूप है, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर अलग है। होता क्या है, तुम्हारे बॉडी से अचानक से पसीना निकलने लगता है, क्यों? ताकि वो बाहर के टेम्परेचर से अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। समझ आ गई बात? ये बॉडी खुद कर लेता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे कई सारे जानवर हैं जो तुमने देखा होगा बिल के अंदर रहते हैं, सर्दियों में गायब हो जाते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते। हम सर्दी में अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें शिवर होने लगता है, कांपने लगते हैं, तो क्या हो गया, बॉडी हीट हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन। कई सारे जीव हैं जो ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे कोल्ड ब्लडेड में आ जाते हैं, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इनमें जो होता है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं, इनमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से उसको कर लेते हैं। इसमें हो जाता है वेरी कर जाता है, जैसे टेम्परेचर बदला उस हिसाब से ये बदल जाएगा। हमारा कांस्टेंट होता है, हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके रखते हैं। हीट रेगुलेशन की बात करें तो ये अपने हिसाब से हीट को रेगुलेट कर सकते हैं, ये नहीं रेगुलेट कर सकते। इसमें जो मेटाबॉलिक मतलब जितने शरीर के अंदर एक्टिविटी हो रही है वो काफी हाई होता है, इसमें लो होता है। इसमें जो एक्टिविटी होती है वो काफी हाई होती है, इसमें ये इनएक्टिव होते हैं, बेचारे थोड़े आलसी होते हैं। हम ये जो वार्म ब्लडेड, इसके एग्जांपल कौन है? बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे इसके एग्जांपल। और इसके कौन एग्जांपल रहता है? फिश, एम्फीबिया, ये सारे अभी हम आगे देखेंगे। इसके लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए, इसके लिए कम एनर्जी चाहिए। और वार्म ब्लडेड में और कुछ बातें, जैसे ये किसी भी क्लाइमेट में रह सकते हैं, ये किसी क्लाइमेट में नहीं रह सकते, सिर्फ कुछ क्लाइमेट में रह सकते हैं। वार्म ब्लडेड का दूसरा नाम क्या था? इंडोथर्मिक। इसका दूसरा नाम है एक्टोथर्मिक। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम छह पार्ट को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा में सबसे पहले तो आपको पता है कि ये कैसा है? एग्नेथोस्टोमेटा है, ठीक है, यानी इसका जॉ नहीं होगा, जॉलेस वर्टिब्रेटा होता है। दूसरा, ये इलोंगेटेड बॉडी होता है, यानी ऐसे लंबा सा खींचा हुआ बॉडी होता है, ठीक है, इलोंगेटेड, ईल लाइक बॉडी, जैसे ये लंबा खींचा हुआ बॉडी। सर्कुलर माउथ होता है, मुंह इसका जो ऐसा है गोल होता है, अभी नीचे दिखाऊंगा मैं। स्लाइमी स्किन होता है, मतलब ऐसा लगता है फिसल जाएगा पकड़ने पर। स्केललेस होता है, उस पर कोई भी ऐसे धारी नहीं होती है, ठीक है, जैसे मछली के ऊपर ऐसे स्केल्स होते हैं ना, तो इसमें नहीं होता है। और एक्टो पैरासाइट होता है, मतलब किसी के ऊपर रह करके अपना खाना ले सकता है। एक्टो पैरासाइट का मतलब होता है किसी के ऊपर रह करके, इंडो का मतलब होता है किसी के अंदर रह करके, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजन का दूसरा नाम है लैम्प्री और माइक्सिन का नाम है हैगफिश। याद रखने का तरीका, पीएम साहब साइकिल चला रहे थे। पीएम मतलब पी से पेट्रोमाइजन, एम से मिक्सिन, और साइकिल से साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। चलो, ये हो, ये ऐसा दिखता है, ईल लाइक बॉडी, मतलब लंबा इलोंगेटेड बॉडी है। मुंह देख सकते हो बिल्कुल गोल है, ठीक है, ये पेट्रोमाइजन है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है पाइसेस। पाइसेस में क्या हो जाता है, इसको याद रखने का तरीका, बस एक मछली को ध्यान में रखो, और मछली में जैसा जैसा वो मछली दिखती है आपको बस वो ध्यान रखना है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गई मछली आपकी, ये हो गई मछली।
तो अगर आपने मछली को ध्यान में रखा है तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने भी मछलियां हैं वो सारे पाइसेस में आ जाती हैं। इसका बॉडी कैसा होता है? स्केली होता है, आपने देखा होगा ऊपर में ऐसे-ऐसे स्केल्स बने होते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। और ये क्या करते हैं, इनके पास गलफड़ होता है सांस लेने के लिए, वही गलफड़ से का इस्तेमाल करके जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है उसको उसको वो अपने सांस के तौर पे ले सकती हैं। इनका जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें 2 चेंबर होते हैं। जैसे आपको पता है ना, ह्यूमन में 4 चेंबर होते हैं, इनमें 2 चेंबर होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे लंबी बॉडी होती है, दोनों साइड से चपटी होती है और बीच में ऐसे लंबी होती है, ठीक है? तो इस बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि इसको पानी में तैरने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है? पानी में तैरने में क्या हो जाती है? आसानी होती है। और इसका एक पूँछ होता है ताकि वो मूव कर सके। ये कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड मतलब अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। ये अंडे देती है, लेज़ एग करती है, बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अच्छा, शार्क की बात करें तो एक ऐसी मछली है, सबसे बड़ी मछली कौन-सी होती है? व्हेल है, ठीक है? ब्लू व्हेल। और वही ब्लू व्हेल क्या है? सबसे लार्जेस्ट मैमल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो मछली नहीं होती, वो मैमल होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये गलती मत कर देना कि वो मैमल है, ठीक है? चलो, तो शार्क की अगर हम बात करें तो शार्क में क्या हो जाता है, समझना। शार्क में होता है कि भाई साहब उसका एंटायर जो कार्टिलेज है, स्केलेटन है, मतलब हड्डी है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है, जैसे मुलायम हड्डी की बनी हुई है, ठीक है, शार्क में। और रोहू जो होता है, रोहू मछली है, उसकी जो बोन है, जो आप कांटे देखते हो, वो कांटे नहीं, बेसिकली हड्डी के बने होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं और कार्टिलेज के बनते हैं, मतलब मुलायम मुलायम हड्डियों के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मछली है, वो स्कॉल्डियोन। स्कॉल्डियोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका दूसरा नाम है डॉग फिश, ठीक है। टॉर्पीडो है, टॉर्पीडो स्टार मार्क कर लो, ये बिजली का झटका देती है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिक फिश कह देते हैं। एक है एक्सोकॉक्टस। एक्सोकॉक्टस एक ऐसी मछली है जिसको हम फ्लाइंग फिश कह देते हैं, उड़ने वाली मछली कह देते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं सबके आप। ये है आपका इलेक्ट्रिक रे देने वाली टॉर्पीडो, ठीक है। और ये है आपका स्कॉल्डियन, जिसको डॉग फिश आप कह देते हैं, ठीक है। ये सारी मछलियां हैं, ये सारी मछलियां आपकी। ये है लोबिया रोहिता, जिसको हम रोहू कह देते हैं। ये आपका मेल हिपोकैम्पस सी हॉर्स जिसको कहते हैं, ये भी पाइसेस में आ जाता है, ठीक है। अब आ जाओ एम्फीबिया पर। एम्फीबिया मतलब होता है वैसे जीव जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड यानी जमीन पर भी रह सकते हैं, तो उसको हम एम्फीबिया कह देते हैं, एम्फीबियन या उभयचर प्राणी कह देते हैं। इसके 3 चेम्बर हार्ट होते हैं और ये अपना जो सांस लेता है, ये गलफड़ से भी लेता है, फेफड़े से भी लेता है और स्किन से भी लेता है। ये अंडे देता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, और इसलिए कोल्ड ब्लडेड होता है मतलब अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए आपने देखा होगा मेढक वगैरह बिलों में रहते हैं, अंदर रहते हैं। और म्यूकस ग्लैंड होता है इसके स्किन पर, ठीक है, ये भी अंडे देते हैं। 2 बार हो गया। फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर, एफटीएस। एफटीएस इसके क्या है? एग्जांपल है। फ्रॉग जो होता है, आपने देखा होगा बरसात में दिखते हैं, बरसात के बाद नहीं दिखते। क्या वो मर जाते हैं? नहीं, वो बिलों में चले जाते हैं और काफी समय के लिए अंदर ही पड़े रहते हैं, ठीक है। तो उस फेज को हम हाइबरनेशन कह देते हैं। अब इस हाइबरनेशन के दौरान वो क्या कर देता है, अपने स्किन से, अपने चमड़े से क्या हो जाता है, सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है। ये सारे एग्जाम्पल है एम्फीबियन का, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेप्टाइल्स पर, रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स पर। रेप्टिलिया में कौन कौन आ जाते हैं? जितने रेंगने वाले हैं, ठीक है। रेंगने वाले कैसे हो जाते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं और 3 चेम्बर हार्ट होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल। इसमें कितना होता है? 4 चेम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। 4 चेम्बर का हार्ट किसमें होता है? क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल में। और इसके बॉडी के ऊपर, सांपों का बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है? स्केल्स होते हैं, देखा होगा आपने। ये भी अंडे देते हैं और इनका जो अंडा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से कब का कवरिंग होता है, ढका हुआ होता है, ठीक है। और ये जो होता है, इनके पास फेफड़ा होता है सांस लेने के लिए। सारी बातें रेप्टाइल्स की होती है। जितने भी आप सांप देखते हो, बिच्छू देखते हो, बिच्छू नहीं, लिजर्ड, छिपकली देखते हो, जो घड़ियाल देखते हो, ठीक है। और टर्टल्स, टर्टल्स मतलब कछुआ वगैरह, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो एक मिसोजोइक एरा था। मिसोजोइक एरा ऐसा एरा था जो कि क्या था, जिसको हम रेप्टाइल्स का एज कह देते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल का एज कह देते हैं। मतलब इस एरा में क्या हुआ था कि सारे के सारे रेप्टाइल्स थे। इस समय रेप्टाइल्स का दुनिया पर हावी था, जैसे आज के समय में मैमल्स का हावीपना है, ठीक है। इस समय रेप्टाइल्स का हावीपना था। ये कब था? तकरीबन 65 मिलियन साल पहले की बात है, ठीक है। और 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स गायब हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायनासोर्स इस समय पृथ्वी पर काफी ज्यादा हावी थे 65 मिलियन साल पहले। 65 मिलियन साल पहले वो सारे के सारे विलुप्त हो गए। अब कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे कोबरा जो है, ये भी इसमें आता है। कोबरा अपने जाले बनाता है, नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है। हेलोडर्मा एक छिपकली ऐसी है जो कि पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। घर की छिपकली जहरीली नहीं होती, ये क्या है? एक अफवाह है। अच्छा, एक दो बातें और बतानी है। एक होता है हीमोटॉक्सिक, होता है न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक वो जीव है, वो सांप है, सॉरी, हीमोटॉक्सिक वेनम और न्यूरोटॉक्सिक वेनम। मतलब सांप के 2 तरीके के जहर होते हैं
और जहर के हिसाब से सांपों को अलग अलग दो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे एक सांप ऐसा है जो काटेगा आपको ना, भगवान ना करे किसी को काटे, अगर काटता है आपको तो वो क्या कर देता है, ब्लड में जितने कंपोनेंट है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, ये सारी चीजें होते हैं, तो उनको क्या करता है, जमा देता है, थक्का बना देता है, और उसके बाद वो जिस जिस ऑर्गन से फ्लो कर रहे हैं उसको वो अफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, हीमोटॉक्सिस में मेन है खून, जो रक्त है उसको अफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो खून ही कर देता है, थक्का बन जाता है और जम जाता है, और उसके कारण ब्लड फ्लो रुक जाता है और आदमी मर जाता है। दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या हो जाता है कि न्यूरोटॉक्सिक वैसा है जिसमें सीधा का सीधा जहर ऐसा जाता है जो सीधा आपके दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ब्लॉक कर देता है। जैसे दोनों ब्लॉक हुआ, पूरे बॉडी में सेंसेशन गायब और नीला पड़ जाता है, और फिर आप उसमें क्या होता है, आदमी का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक होता है न्यूरोटॉक्सिक वाले। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक में बहुत कम समय मिलता है, हीमोटॉक्सिक में थोड़ा समय मिल जाता है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक के एग्जाम्पल है करैत और कोबरा, जो आपके इंडिया में कॉमनली देखने को मिलता है। हीमोटॉक्सिक में आ जाता है वाइपर, जो रसल वाइपर और ये सब वाइपर है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं पांचवे क्लासिफिकेशन, वो है एप्स। एप्स की अगर हम बात करें तो वार्म ब्लडेड होते हैं। एप्स मतलब चिड़िया के बारे में बस ध्यान रखना, आप जितने बर्ड्स आते हैं ना वो सारे एप्स में आ जाते हैं। ठीक है, सारे बर्ड्स इसमें आ जाते हैं। तो एब्स में कौन आ जाएगा, एक तो सारी चिड़िया, और कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा है कि 4 चैम्बर का हार्ट होता है, उनके बॉडी पर फेदर होता है, फेदर यानी पंख लगे हुए होता है, और उनका जो बोन का स्ट्रक्चर होता है, जो हड्डियों का बनावट होता है, कैसा होता है, न्यूमोटिक बोन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ताकि वो उड़ सके, ये याद रखना, ये टर्म न्यूमेटिक बोन स्ट्रक्चर। ये भी अंडे देते हैं, और इनकी अगर हम बात करें तो इनके जो आगे के 2 फोर लिम्स है, हम सबके 4 होते हैं ना, आपने देखा होगा कि अ, हम 4 मतलब 2 हाथ 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी पंछियां हैं उनमें क्या होता है, 2 ही पैर होते हैं। 2 आगे भी थे उनके, लेकिन वो बाद में क्या हो गया, मॉडिफाई होते 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 वो पंख बन गया, ताकि वो उड़ने में उनके सहायक बन सके। ठीक है, और इनके पास फेफड़ा होता है ताकि ये सांस ले सके। सारे के सारे बर्ड्स इसमें आ जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कीवी और इमोस, ये 2 ऐसे चिड़िया हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड हैं, जो उड़ नहीं सकते। दुनिया में जो आज के समय जो प्रेजेंट बर्ड है जिसमें सबसे बड़ी है, वो है ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग, जो सबसे बड़ी चिड़िया है। सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, हमिंग बर्ड। और दुनिया का सबसे बड़ा जू कौन सा है, तो वो है क्रूजर नेशनल पार्क, जो कि साउथ अफ्रीका में। और सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत में कौन सा है, अलीपुर नेशनल पार्क, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे एडवांस पर, वो है मेमेलिया, मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं। अपने को रखो और अपने बारे में जो जो जानते हो लिखते चले जाओ। हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड हैं, कहोगे कि सर ये तो हम जानते नहीं है, आज जान जाओ। हमारे 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, और हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे स्किन के ऊपर हेयर होता है, ये भी हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव फीचर है, मतलब हमारे ऊपर है, बाकी में नहीं होता है, मैमल्स में होता है। हमारे कान बाहर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसको हम पिन्ना कह देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे स्किन के ऊपर देखा हो ना, पसीना निकलने लगता है या ऑयली हो जाता है, तो हमारे ऊपर क्यों होता है, क्योंकि ऑयल और स्वेट ग्लैंड लगे हुए हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे इकाइडना और कंगारू ऐसे हैं जो कि कम डेवलप बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनको अपने अंदर एक पाउच बना है उसमें रखना पड़ता है ताकि वो डेवलप हो जाए, तब वो बाहर निकलते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो डाईफायोडेंट होते हैं। डाईफायोडेंट मतलब एक बार दूध का दांत आता है और एक बार पक्का दांत आता है, यानी हमारे दांत 2 बार आते हैं। तो ये भी एक गुण है मेमेलिया का। और हमारे जो आरबीसी है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ 2 ऐसे जानवर है, 2 ऐसे मेमल्स है जिसमें आरबीसी के न्यूक्लियस होता है। वो कौन कौन है, एक है कैमल और एक है लामा, यानी ऊंट और लामा। मेमले के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ह्यूमन, वेल, बैट, कैट, सारे के सारे। ये याद रखना है, बैट क्या है, मैमल होता है। डॉल्फिन क्या हो जाती है, मैमल्स होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वेल है, सबसे लार्जेस्ट मैमल है, ब्लू वेल। ठीक है, ये सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेन लाइक जो एप था वो ओरंगुटान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैमल्स के ना 3 अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं। कौन कौन सी, एक है प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। देखो, प्रोटो मतलब पुराना, तो पुराना होगा तो क्या होगा, वो अंडा देते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैमल्स थे जो कि अंडा देते थे, और अंडा देने वाले जीव को हम ओविपेरस कह देते हैं। हम आगे देखेंगे, वो लिखा हुआ है। ठीक है, ओविपेरस कह देते हैं। और वैसा मैमल्स जो कि अंडा देता है वो प्रोटोथेरिया कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है प्लेटिपस, इकाइडना, ये सारे अंडा देते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटाथेरिया, मेटाथेरिया में कौन कौन आ जाता है, मेटाथेरिया में वैसे जीव आ जाते हैं। पहले यूथेरिया समझ लो। प्रोटोथेरिया वैसे हैं जो अंडा देते हैं, और यूथेरिया वो है जो कि सीधे बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। और बेबी प्रोड्यूस करने वाले जीव जंतु को हम विविपेरस भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे हम हो गए,
गाय हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई या हाथियाँ, ये सारे के सारे जो बेबी को प्रोड्यूस कर रहे हैं सीधा-सीधा वो होते हैं। मेटाथेरिया मिडिल में होता है, बीच में होता है। ये क्या कर देता है, बेबी को प्रोड्यूस तो करता है लेकिन वो क्या हो जाता है, इमैच्योर होता है। तो उसको क्या कर देता है, एक पाउच में रखना पड़ता है, ताकि वो डेवलप हो जाए, उसके बाद से उसको बाहर निकाला जाए। तो जैसे आपने कंगारू को देखा होगा, ओपोसम, कोआला तो है ही, लेकिन कंगारू सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये 3 क्लासिफिकेशन समझ गए? वैसे यहाँ पर देख सकते हो, मतलब कौन जीव अंडा देता है या बेबी देता है, उसके आधार पर ये सारे क्लासिफिकेशंस बनाए गए हैं। ओविपेरस मतलब वैसे जीव जो अंडा देते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है वो बॉडी के आउटसाइड में होता है। विविपेरस ऐसा होता है जिसमें बच्चा जिसमें जो जीव जंतु हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं और सारा डेवलपमेंट बच्चे का माँ के अंदर ही होता है। ओवो विविपेरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो अंडा देते हैं और उसके अलावा क्या कर देते हैं, उस अच्छे अंडे को हैच करते हैं, मतलब सेती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं काफी समय तक। ठीक है, उसको अपने हिसाब से गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं ताकि उसमें से बेबी बन के निकले। जैसे कई सारे स्नेक्स में होता है, कई सारे चिड़िया में देखने को मिलता है। ठीक है, चिड़िया अंडे भी देती हैं और कई सारे मतलब हेन्स वगैरह में आपने देखा होगा, वो विविपेरस में आ जाते हैं। ठीक है, चलो, या एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, सारे स्नेक्स और कुछ स्नेक्स हैं और कुछ वाइपर्स हैं। ठीक है, बस क्लासिफिकेशन में इतना ही आपको देखना था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक वाइक करो, तुमसे कहने का कुछ तो फायदा बना हुआ है। तुम्हारा भाई इतना एफर्ट कर रहा है, तुम भी लगाओ। ठीक है, और अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर करो यार, बहुत एफर्ट लगता है, हर एक चीज बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है आपको बेहतर से बेहतर दिया जाए। ठीक है, कहीं पर भी पेड बैच है आप वहां से कंपेयर कर सकते हो। तो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ले आकर दे रहे हैं, इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ना एनसीईआरटी ना लूसेंट, जो भी तुम पढ़ते हो उसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना पढ़ लो, इसी को रिवीजन करते रहो, और क्लास के बाद से मैं आपको पीडीएफ दे ही देता हूँ ग्रुप में, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप पढ़ रहे हो, यकीन मानो इसका फायदा तुम्हें एग्जाम में दिखेगा, और उस दिन आकर मुझे बताओगे कि इसका लेवल क्या है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो पढ़ते रहो आप अच्छे से, और ध्यान रखो। मिलते हैं जल्दी। टाटा बाय बाय, जय हिंद।